हेलो क्लास बच्चों, मैं आपके साथ अब एक और नए टॉपिक के साथ आई हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और थोड़ा सा क्रिटिकल भी है, क्योंकि आपको इस सब में सारी 3D चीज़ें जो हैं वो इमेजिन करना पड़ती हैं। तो आज हमारे टॉपिक का नाम है सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्री ऑपरेशन, जिसमें बहुत ज़्यादा सिमेट्री एलिमेंट्स और ऑपरेशन जो हैं वो यहाँ टेबल पे दिए हैं जो मैं डिस्कस करूँगी, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 जो हैं वो हम डिटेल से करेंगे, 3 बल्कि आइडेंटिटी वाला और CN वाला और सिग्मा वाला जो है सिमेट्री एलिमेंट जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सिमेट्री एलिमेंट्स को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम को इमेजिन करना आना चाहिए। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो 3 एक्सिस होते हैं, एक्स, जी एंड वाई। और एक्स और जी तो आप इमेजिन कर लेते हैं, जी ऐसे होता है, एक्स ऐसे होता है, लेकिन ये वाई जो आपको बाहर नज़र आ रहा है ये इस तरह से नहीं होगा, बल्कि ये इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये जो आपको इस तरह से लाइन नज़र आ रही होती है वो इस तरह से लाइन नहीं होती, बल्कि ये पेपर के बाहर होता है, इस तरह से एक्सिस होता है। आपने इसको इस तरह से इमेजिन करना है। तो सबसे पहले तो एक्सिस आपको इस तरह से इमेजिन करने आनी चाहिए। उसके बाद जो है एंगल की रोटेशन जो है वो 2 एंगल्स की रोटेशन जो है वो मैं यहाँ पे आपको इमेजिन करना सिखाऊंगी। वो है एक 180 की और एक 90 की। 360 की रोटेशन तो आपको पता है किस तरह से होती है। 360 का मतलब होता है जहाँ से आपका एलिमेंट जो है वो चला है दोबारा चल के वहीं पे आ जाएगा। मतलब 360 की रोटेशन होती है टोटल रोटेशन, कि जहाँ से घूम के चला है, मतलब पेंसिल का अगर हेड यहाँ पे है और टेल यहाँ पे है तो ये घूम घूम के 360 की रोटेशन का मतलब पूरी डी घूम के दोबारा वहीं पे आ जाएगा। तो 360 का तो हमें पता है कि पूरी डी घूमती है वो। 180 का मतलब होता है कि अगर जो है ये वाला पोर्शन है वो इधर चला जाएगा रोटेशन के बाद और ये वाला इधर चला जाएगा। तो जो इस तरह से की रोटेशन होती है, इस तरह से जो रोटेशन होती है उसको हम बोलते हैं 180 की रोटेशन। उसका ये पोर्शन इधर चला जाता है, ये पोर्शन इधर चला जाता है। जैसे आप बेरिलियम क्लोराइड का देखें, नंबर 1 कार्बन हम इसको अगर बोलें, नंबर 2 इसको बोलें, तो 180 की रोटेशन के बाद नंबर 2 जो है वो इधर आ जाएगा और नंबर 1 इधर आ जाएगा, यानी ये दोनों क्लोराइड अपनी पोजीशन को चेंज कर लेंगे। उसके बाद अगर हम 90 डिग्री के एंगल को देखें तो 90 डिग्री का एंगल की रोटेशन आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 बाण है, एक बाण को हमने नंबर 1 बोला है, दूसरे को हमने नंबर 2 बोला है, तो 90 डिग्री को रोटेशन के बाद जो आपका नंबर 1 जो है वो हॉरिजेंटल है वो वर्टिकल हो जाएगा, और जो आपका नंबर 2 वर्टिकल था वो हॉरिजेंटल हो जाएगा। ठीक है, हॉरिजेंटल से वर्टिकल और वर्टिकल से हॉरिजेंटल जो रोटेशन सिमेट्री अगर चेंज हो रही हो तो उसको हम बोलते हैं कि 90 डिग्री की रोटेशन हुई है। अब आप कहेंगे कि हम ये एक्सिस और रोटेशन क्यों इमेजिन कर रहे हैं, तो हम ये एक्सिस और रोटेशन सिमेट्री एलिमेंट और सिमेट्री ऑपरेशंस को देखने के लिए कर रहे हैं। सिमेट्री कोई भी ऐसी चीज़ होती है बच्चों जिसमें कोई ख़ास पैटर्न हो, कोई ख़ास रेपिटेशन हो रही हो, ख़ास अरेंजमेंट हो, जिसमें भी पैटर्न अरेंजमेंट या कोई ख़ास ओरिएंटेशन हो किसी मालिक्यूल में, उसके स्ट्रक्चर में, तो उसको हम सिमेट्रिकल बोलते हैं। जैसे आप फूल की पत्तियां देख लें, जो फूल होता है उसमें जो पत्तियां होती है कि प्रॉपर अरेंजमेंट में लगी होती हैं और वो मिलके फूल बनाती हैं, तो उसमें सिमेट्री होती है। इसी तरह अगर आप डायमंड को देख लें तो डायमंड में प्रॉपर सिमेट्री होती है। कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें सिमेट्री हो, अगर आप लीफ देख लें तो लीफ में जो वेन्स बनी होती हैं इस तरह से करके वो प्रॉपर सिमेट्री के साथ बनी होती हैं। आपका लीफ जो है हर चीज़ में, यूनिवर्स की हर चीज़ में सिमेट्री है। तो हम जो सिमेट्री डिस्कस कर रहे हैं वो हम केमिस्ट्री की सिमेट्री की बात कर रहे हैं, उसके में जो स्ट्रक्चर होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। उस सिमेट्री को समझने के लिए जो हम मैथमेटिकल रूल्स लगाते हैं उसको हम ग्रुप थ्योरी बोलते हैं। और ग्रुप थ्योरी को समझने के लिए हमारे पास 2 चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है, वो है सिमेट्री एलिमेंट और सिमेट्री ऑपरेशन। अब आप बोलेंगे सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं, तो सिमेट्री एलिमेंट्स कोई भी इमेजिनरी लाइन, पॉइंट, प्लेन या फिर कोई पॉइंट, प्लेन, लाइन, कोई भी इमेजिनरी चीज़ जो हम इमेजिन करते हैं उसके ऊपर अगर हम ऑपरेशन अप्लाई करें तो वो आपको सिमेट्री दे। मतलब जो आपका पहले से आपको नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर सिमेट्री, जो आपको एक स्ट्रक्चर की सिमेट्री जो नज़र आ रही है, जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, वो वाला ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद और वो वाला सिमेट्री एलिमेंट्स अप्लाई करने के बाद आपकी सेम वही सिमेट्री नज़र आए। सिमिलर की बात कर रही हूँ, ओरिजिनल में बात नहीं कर रही, मैं बोल रही हूँ सिमिलर वही नज़र आए। फॉर एग्जांपल अगर आपका वाटर मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर अगर हम कोई लाइन इमेजिन कर लेते हैं, मैंने बोला कोई सिमेट्री एलिमेंट्स में हो सकता है कोई लाइन, अगर हम लाइन का इमेजिन कर रहे हैं और उसके ऊपर सिमेट्री एलिमेंट ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला सिमेट्री एलिमेंट देख लें CN, तो यहाँ पे जो हम एक लाइन इमेजिन करते हैं और उसके ऊपर जो हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं हम रोटेशन करवाते हैं।
एक होता है सिमेट्री एलिमेंट और फिर होता है उसके ऊपर आप कोई ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने एक लाइन ली, इमेजिन की, वो है सिमेट्री एलिमेंट। देख उसको लाइन को हम एन फोल्ड एक्सिस बोलते हैं। वो कोई भी एक्सिस जो है वो 1 2 3 4 5 कोई भी उसका नंबर हो सकता है, जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कोई भी हमने एक्सिस जो लाइन है उसको हमने एक्सिस बोला और उस पर जो हमने ऑपरेशन अप्लाई किया वो है रोटेशन। तो उस लाइन के ऊपर ये रोटेशन का ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद भी अगर सिमेट्री सेम वही के वही नज़र आती है, आपको नज़र आती है, वही सेम है नहीं, नज़र आती है आपको, वही स्ट्रक्चर दोबारा नज़र आता है, तो वो सिमेट्री एलिमेंट है और उस पे जो आपने ऑपरेशन अप्लाई किया है वो सिमेट्री ऑपरेशन है। दूसरा एलिमेंट देख लें आप, दूसरा है कोई प्लेन। अगर आप उस स्ट्रक्चर में से कोई प्लेन इस तरह से गुजारते हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन होता है कि अगर आपने कोई प्लेन गुजारा है तो उसकी दोनों साइडों पे अगर आपको सेम चीज़ें नज़र आ रही हैं। फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल में अगर आपने यहाँ से कोई प्लेन गुजारा है तो यहाँ पे भी आधा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड है और इस साइड पे भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ये दोनों रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। अगर यहाँ से कोई प्लेन गुजरेगा तो प्लेन क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूंगी। प्लेन कोई भी इस तरह की चीज़ होती है। अगर पर ये देखें तो अगर कोई प्लेन इधर से ऐसे गुजरा है तो इस मॉलिक्यूल को कट कर रहा है इस तरह से, तो इस मॉलिक्यूल की इस साइड पे भी आपको सेम शक्ल नज़र आएगी और दूसरी साइड पे भी सेम शक्ल नज़र आएगी। इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको सिमेट्री एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, प्लेन जो इस तरह के होते हैं उसको सिमेट्री एलिमेंट बोलते हैं। और अगर इस प्लेन के ऊपर रिफ्लेक्शन के बाद अगर आपका सेम स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है तो इसको आप बोलते हैं कि ये सिमेट्री एलिमेंट है। इसके ऊपर ऑपरेशन क्या है, यहाँ ऑपरेशन जो है वो रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन के बाद जो है आपका जो सिमेट्री जो है वो चेंज नहीं होती। देखें यहाँ से अगर हम प्लेन गुजार रहे हैं तो यहाँ पे इस प्लेन के गुजारने के बाद जो है आपका वही रहता है, रिफ्लेक्शन होने के बाद आपकी सिमेट्री चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम मेन फोकस होगा प्लेन में वो यही होगा कि प्लेन इस तरह से गुजारे कि उसके दोनों साइडों पे रिफ्लेक्शन नज़र आए, तो वो आपका एलिमेंट सिमेट्री एलिमेंट होगा, वो वाला प्लेन। इन्वर्जन का मतलब होता है, इन्वर्जन होता है कि कोई भी अगर आपका इस तरह से स्ट्रक्चर है तो इसमें जो सिमेट्री एलिमेंट होता है वो पॉइंट होता है। तो इस पॉइंट पे अगर आप इन्वर्स कर देते हैं, इन्वर्स करने का मतलब ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो दोबारा आपका वही स्ट्रक्चर है, ऊपर वाला नीचे चले जाएं। इस पॉइंट पे इन्वर्जन के बाद ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद आपका स्ट्रक्चर कोई चेंज तो हुआ नहीं है। तो इस तरह का पॉइंट, वो पॉइंट अगर आप कोई भी आपका मॉलिक्यूल है उसमें से कोई ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर आप इन्वर्जन अप्लाई करते हैं, यहाँ पे जो आपका ऑपरेशन है वो इन्वर्जन है, उसके बाद भी अगर आपकी सिमेट्री चेंज नहीं होती तो वो सिमेट्री एलिमेंट है और वो ऑपरेशन जो है वो सिमेट्री ऑपरेशन है। तो हम रोटेशन का ये वाला भी मैंने आपको बता दिया, ये वाला भी बता दिया, ये वाला। और ये वाला होता है कि इसमें अगर आप एक्सिस, कोई भी एक्सिस जो यहाँ पे हमने डिस्कस किए थे और ये प्लेन जब दोनों करें, प्लेन भी गुजारें और एक्सिस भी उसमें से पास करें उस मॉलिक्यूल में, फिर भी आपकी सिमेट्री सेम रहे, तो उसको हम बोलते हैं इन एसएन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर रोटेशन उसमें करवाते हैं। इम्प्रॉपर ये वाली प्रॉपर रोटेशन होती है एक्सिस वाली, और जहाँ पे आप प्लेन और एक्सिस दोनों गुजार रहे होते हैं वो इम्प्रॉपर रोटेशन होती है। तो ये दोनों काम इकट्ठे करने के बावजूद अगर आपकी सिमेट्री चेंज नहीं होती तो वो सिमेट्री एलिमेंट है। सिमेट्री एलिमेंट्स की बच्चों डेफिनेशन ही ये है कि वो एलिमेंट जो है उसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद, ये सारे ऑपरेशंस हैं, ये अप्लाई करने के बाद अगर सिमेट्री चेंज नहीं होती, सिमिलर नज़र आती है, नज़र आने में होने में फ़र्क है। अगर सिमिलर नज़र आए तो ये सारे सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, और अगर हो ही सिमिलर मतलब जहाँ एटम था, अगर हम यहाँ से एक्सिस पास करते हैं तो यहाँ से एक्सिस पास करें तो वहाँ पे ऑपरेशन कौन सा है, रोटेशन। तो यहाँ से अगर हम रोटेशन करवाते हैं तो ये फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन 1 है, ये 2 है, तो रोटेशन के बाद हाइड्रोजन 1 इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा। तो ये नज़र आ रहा है, ये देखें, ये नज़र आ रहा है कि सेम आपकी सिमेट्री है, 2 इधर चला गया, 1 इधर चला गया, लेकिन ये है नहीं है, सेम है नहीं है, सिमिलर नज़र आ रहा है आपको। लेकिन अगर हो भी सेम, मतलब रोटेशन के बाद एक दफ़ा और रोटेशन करवाएं तो दोबारा जो हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन 1 अपनी पोजीशन पे आ जाएगा और हाइड्रोजन 2 भी अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरह का जो मॉलिक्यूल होता है वो, और ये आइडेंटिटी जो होती है इन सारों पे अप्लाई होती है। अगर आप रोटेशन करवाएं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने एक दफ़ा रोटेशन करवाई है तो 2 दफ़ा करवाएंगे तो आइडेंटिटी मेंटेन हो जाएगी। आइडेंटिटी होती है आइडेंटिकल, सेम वही। तो आइडेंटिटी लाजमी होती है सारे सिमेट्री एलिमेंट्स के लिए, कि सारे सिमेट्री एलिमेंट का क्राइटेरिया ये भी है उसको सिमेट्री एलिमेंट कहने का, कि अगर जो आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं उसको आप बार बार अप्लाई करते रहें तो एक पॉइंट आएगा कि आइडेंटिटी मेंटेन हो जाएगी, दोबारा वही का वही ओरिजिनल आपको मॉलिक्यूल मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता फिर भी सिमेट्री एलिमेंट होने में शक है हमें।
ठीक है। तो ये भी क्राइटेरिया होता है चेक करने का। आप मिरर प्लेन पास करें और उसको 2 दफ़ा अगर रिफ्लेक्शन करवाएंगे आप, तो आइडेंटिटी मेंटेन होनी चाहिए। और इसका रूल भी है, सिग्मा स्क्वायर जो भी आप ऊपर जो आप वैल्यू लिखें वो आइडेंटिटी को शो करती है कि आपने वो प्रोसेस कितनी दफ़ा किया कि आपकी आइडेंटिटी मेंटेन हुई। तो रिफ्लेक्शन अगर हम 2 दफ़ा करवाएं मिरर प्लेन को पास करवाने के बाद, तो आपका क्या होता है कि आपका दोबारा ओरिजिनल जो मॉलिक्यूल है वो मेंटेन्ड हो जाता है, जिसमें हाइड्रोजन यहाँ पे है और हाइड्रोजन 1 यहाँ पे है, हाइड्रोजन 2 यहाँ पे है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप यही अगर वाटर मॉलिक्यूल लें तो इसके ऊपर आपने एक दफ़ा रोटेशन करवाई तो आपका एक दफ़ा रोटेशन का मतलब होता है यहाँ पे 180 की रोटेशन होगी। 180 मैंने बताया था कि क्लोराइड अगर यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो हाइड्रोजन 2 जो है ये यहाँ है और ये यहाँ चला जाएगा, हाइड्रोजन 1 यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो अगर एक दफ़ा रोटेशन कराए फिर दूसरी दफ़ा करवाए, तो दूसरी दफ़ा जब करवाएंगे आइडेंटिटी मेंटेन्ड हो जाएगी। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, आइडेंटिटी को अगर हम CN से रिप्रेजेंट करते हैं तो N आपको मैं बताऊंगी कैसे होता है, अभी नहीं बताऊंगी। लेकिन जो आइडेंटिटी है मतलब कितनी दफ़ा आपने रोटेशन करवाई तो आपकी आइडेंटिटी मेंटेन हुई, 2 दफ़ा वाटर में आपने 2 दफ़ा करवाई, एक दफ़ा यहाँ फिर एक दफ़ा यहाँ, तो दोबारा आपका यही मॉलिक्यूल जो है रिस्टोर हुआ। तो वो आप ऊपर लिखते हैं, जितनी दफ़ा करवाएंगे वो ऑपरेशन वो ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो वो इसको इस तरह कर देंगे, वो आइडेंटिटी के इक्वल है। तो सारे सिमेट्री एलिमेंट्स में आइडेंटिटी जो है एक पॉइंट आता है कि वो मेंटेन्ड होती है। अब ज़रूरी नहीं, कुछ मॉलिक्यूल्स में 3-4 बार रोटेशन करवाने पे दोबारा वही मॉलिक्यूल रिस्टोर होता है, ठीक है। किसी में 4 दफ़ा, किसी में 5 दफ़ा, किसी में 6 दफ़ा। तो वाटर मॉलिक्यूल में 2 दफ़ा करवाने से जो है वो सिमेट्री मेंटेन, दोबारा सिमेट्री नहीं मेंटेन होती। सिमेट्री तो चलो होती है, वो तो पहली बार में ही हो जाती है। आपको ये सिमिलर नज़र आ रहा है, सिमेट्री है इसमें, जो सिमेट्री है वो भी इसमें है, लेकिन आइडेंटिकल सिमेट्री जो है वो उसको आइडेंटिटी बोलते हैं। और वो कितनी दफ़ा करवाने के बाद आएगी वो ऊपर हमने मेंशन करना है। रिफ्लेक्शन 2 दफ़ा करवाने के बाद, किसी भी रिफ्लेक्शन तो मोस्टली जो है 2 दफ़ा करवाने के बाद जो है वो आइडेंटिटी मेंटेन हो जाती है। लेकिन ये नंबर चेंज होता रहता है, ये कोई भी हो सकता है नंबर, मतलब रोटेशन कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल में सेकंड नंबर है। अब आप बोलेंगे कि एंगल का कैसे पता चलता है, हमें कैसे पता चला कि वाटर में हमने 180 के एंगल पे रोटेशन करवानी है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। आइडेंटिटी जो है वो मैं कवर करवा चुकी हूँ। आइडेंटिटी का यही मतलब है कि आइडेंटिटी के रोटेशन के बाद करवाते रहें बार बार रोटेशन, रिफ्लेक्शन, इन्वर्जन। एक पॉइंट आता है कि अगर सेम आइडेंटिकल मॉलिक्यूल आपका रिस्टोर हो जाए तो वो आइडेंटिटी होती है, और ये सारे सिमेट्री एलिमेंट्स में होना लाजमी है। अब हम ये वाले को डिस्कस कर लेते हैं, एन फोल्ड एक्सिस वाले सिमेट्री एलिमेंट को, ठीक है। तो जो CN है, इसको CN से रिप्रेजेंट करते हैं। ये C1 भी हो सकता है, C2 भी हो सकता है, C3 भी हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है, C एफिनिटी भी हो सकता है। तो यहाँ जितने पॉसिबल हो सकते हैं वो मैं डिस्कस करूँगी। तो देखते हैं। अब आप एंगल की बात कर रहे थे कि एंगल के लिए कौन सा फार्मूला है, एंगल कैसे पता चलेगा कि एंगल किस एंगल पे हमने रोटेट करवाना है। तो एंगल का फार्मूला है N है कि आपकी कितने फोल्ड एक्सिस है, 1 है, 2 है, 3 है, 4। जो यहाँ पे नंबर होगा वो N है, वो N को रिप्रेजेंट करता है, CN, ठीक है। वो नंबर जो है वो कैसे हम फाइंड करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन जो फार्मूला है पहले आप उसको सीखें। N = 360 डिग्री ओवर थीटा, ठीक है। अगर इन दोनों चीज़ों में आपको एक भी चीज़ पता है तो आप दूसरी को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको N का नंबर पता है आप रोटेशन का एंगल फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको रोटेशन का एंगल पता है तो आप N का फाइंड कर सकते हैं। तो फार्मूला सेम यही रहेगा। अगर आपको पता है 180 पे रोटेट करवा रहे हैं, जैसे वाटर में 180 पे रोटेट करवाने के बाद आपने अगर इमेजिन कर लिया है, इमेजिनेशन की बात होती है कि अच्छा अगर मैं इसको 180 पे रोटेट करवाऊँ तो इसकी सिमेट्री वही रहेगी, ठीक है। तो अगर आपने ये इमेजिन कर लिया है तो फिर आप आराम से 360 को 180 से डिवाइड करेंगे तो उसका नंबर क्या आ जाएगा, 2। तो आप कहेंगे वाटर में कौन सा सिमेट्री एलिमेंट है, C2। आप सिंपल C2 बोल देंगे। और दूसरी चीज़ जो आपको पता चलती है, N आपको कैसे पता चलता है, N डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ एटम्स रोटेटिंग। अगर आप जिस एक्सिस में CN आप कहाँ पे अप्लाई करते हैं, जहाँ आप रोटेशन करवा रहे हो। तो फॉर एग्जांपल ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है, आप देख सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहा होगा। ये 2 H ले लें, ये एक H, ये दूसरा H, ये ऑक्सीजन ले लें। तो फॉर एग्जांपल हमने जो एक्सिस पास करवाया है वो यहाँ से पास करवाया है, ऑक्सीजन के अंदर से पास करवाया है। आपको ये नज़र नहीं आ रहा, ऑक्सीजन के अंदर से एग्जैक्टली पास नहीं हुआ, लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जैक्टली ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर से पास करवाया। अब
एक्सिस जो है आपने पास करवाया, अब आप इसको रोटेट करवाएंगे, रोटेट करवाएं, सिमेट्री तो वही है सेम, तो आपने एक्सिस वो वाला लेना है जिसमें सिमेट्री वही मेंटेन रहे। ठीक है, सिमेट्री मतलब स्ट्रक्चर तो सेम है। ये देखें, सबसे पहले यहाँ पे था, यहाँ ब्लैक वाला हाइड्रोजन यहाँ पे है, ब्लू वाला हाइड्रोजन यहाँ पे है। जब आपने रोटेट करवाया तो ब्लू वाला यहाँ पे आ जाएगा, ब्लैक वाला इधर चले जाएगा। देखें ये ब्लू वाला इधर आ गया, ब्लैक वाला इधर चला गया। दोबारा रोटेशन करवाएंगे, आइडेंटिटी मेंटेन हो जाएगी। दोबारा ब्लैक वाला इधर आ गया, ब्लू वाला इधर चला गया। तो आप कोई एक्सिस जो है, एक्सिस आप इधर से इस तरह चुनेंगे कि वो रोटेशन जो है उसकी वो के वो रहे। अब एन का कहाँ से पता चलेगा? एन नंबर का यहाँ से पता चलेगा, जिस एक्सिस से आप पास करवा रहे हैं वो एटम को आपने काउंट नहीं करना, उसके अलावा जितने एटम रोटेट कर रहे हैं वो एन का नंबर होगा। तो यहाँ कितने एटम रोटेट कर रहे हैं? 1 2 एटम रोटेट कर रहे हैं, तो एन का नंबर क्या होगा? 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स एन डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ एटम्स रोटेटिंग। ठीक है, तो अगर आपको एन का पता चल जाए तो एन की वैल्यू आप यहाँ पे लिखते हैं तो आप थीटा की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो एन की वैल्यू हमें पता चल जाती है। पहले तो हम एक्सिस इमेजिन करेंगे, किस एक्सिस पे सिमेट्री सेम नहीं मेंटेन रहेगी। अगर आप इस वाले एक्सिस से, इस वाले जगह से आप अपना एक्सिस पास करवाएं, उसकी रोटेशन करवाएं, तो आपकी सिमेट्री बिल्कुल चेंज हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। क्या आपका पहले ऐसे स्ट्रक्चर था? अब मैंने यहाँ से रोटेशन नहीं करवाई, मैंने यहाँ से रोटेशन करवाई है। रोटेशन यहाँ से करवाएं, ये देखें ऐसी सिमेट्री है, आपकी सिमेट्री ऐसे है। वाटर की मॉलिक्यूल की सिमेट्री ऐसी होती है, बेंड स्ट्रक्चर होता है उसका। तो सिर्फ ये एक्सिस ऐसा है जिसे पास करवाने के बाद, इसके ऊपर रोटेशन करवाने के बाद आपकी सिमेट्री मेंटेन रहती है, आपका स्ट्रक्चर बेंड का बेंड ही रहता है। अगर आप यहाँ से रोटेट करवाएं, यहाँ से रोटेट में अगर करवाएंगे तो यहाँ से मैं पकड़ के घुमाऊँगी, तो ये देखें ये आपकी सिमेट्री वो रही है। क्या ये इस तरह वाला स्ट्रक्चर आपका रहा है? कौन से वाला स्ट्रक्चर? ये वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ये वाला मेंटेन रहा है? नहीं, आपका अब स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से हो गया है। ऑक्सीजन यहाँ दरमियान में लगा लें और ये आपका ऊपर ब्लैक वाला और ये आपका ये हो गया है। इस स्ट्रक्चर में और स्ट्रक्चर में फ़र्क है, सिमेट्री में फ़र्क है। तो आप ना तो ये वाले एक्सिस से रोटेशन करवा सकते हैं, ना ही इससे भी रोटेशन करवाएंगे। अगर आप इधर से रोटेशन करवा के देखें, इसमें भी वही हाल होगा। ये देखें, तो सिर्फ इस वाले एक्सिस से आप रोटेशन करवा सकते हैं, तो आपकी सिमेट्री मेंटेन रहेगी। और इस एक्सिस पे रोटेशन के बाद जो एटम रोटेट कर रहे हैं वो 2 एटम हैं, तो C2 का नंबर होगा, C का नंबर होगा 2। और उससे आप एंगल भी निकाल लेते हैं, 180 का एंगल निकलेगा। और 180 के एंगल में आपका एटम इधर है तो इधर चला जाएगा, ये वाला इधर चले जाएगा। मैंने आपको पहले इमेजिन करना बता दिया। ठीक है, तो C2 तो हमने देख लिया और हमने देख लिया एंगल भी किस तरह अप्लाई होगा। लेकिन ये जो रोटेशन एटम के रोटेट करने वाला जो फार्मूला है वो सिवाय C1 और C और C के बजाय हर सिमेट्री एलिमेंट जो है कौन से वाला CN वाले हर एलिमेंट में 2 3 4 5 6 किसी भी हर किसी में अप्लाई होगा सिवाय C1 और C के। सिर्फ इन दोनों में अप्लाई नहीं होगा, बाकी सब में ये अप्लाई होगा कि जितने नंबर ऑफ़ एटम्स रोटेट करेंगे वो n का नंबर होगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं C1 हमेशा उस पे अप्लाई होता है जिसमें आपके नंबर ऑफ़ एटम्स चारों के चारों, तीनों पाँचों जितने भी एटम हैं वो सारे डिफरेंट हो। अगर डिफरेंट हो तो आपने सीधा सीधा इमेजिन कर लेना ये C1 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको n का नंबर पता है कि 1 है, सारे एटम डिफरेंट है, तो आपने ये रूल है कि आपने यहाँ पे 1 लगा देना कि ये C1 नहीं है। अब यहाँ से 360 है, यहाँ पे थीटा है। अब यहाँ से ये आप आराम से निकाल लेते हैं, थीटा को इधर ले जाएं, 1 को इधर ले जाएं, तो आपको आराम से पता चल जाएगा किस एंगल पे आपने रोटेट करना है, तो इसकी सिमेट्री दोबारा मेंटेन्ड होगी। 360 पे अगर आप रोटेट करवाएंगे तो दोबारा F इधर आ जाएगा, पूरा घूम के आपका उधर ही मॉलिक्यूल आ जाएगा। ठीक है, तो इधर से घुमाना शुरू करेंगे, घुमा के दोबारा इधर आपका F इधर का इधर आ जाएगा, क्लोराइड इधर का इधर, ब्रोमाइड इधर और आयोडीन आपका इधर का इधर। तो C1 ये होता है कि आप पूरे 360 पे घुमाते हैं, यहाँ जो एंगल निकलता है 1 इधर आ जाएगा, थीटा अगर इधर चला जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 1 तो आपका 360 ही हो जाएगा। तो इस यहाँ जो फार्मूले के अकॉर्डिंग जो एंगल निकलता है वो 360 का है, और 360 पे आप किसी भी मॉलिक्यूल को घुमाएं वो दोबारा वही की वही सिमेट्री आ जाती है आपकी। तो C1 जो है, और C1 ऑलवेज शोज़ आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिकल वही का वही आ जाता है। ठीक है, तो C2 भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, C1 भी कर चुकी हूँ। तो अब हम C3 देख लेते हैं। तो C3 के लिए भी मैंने आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो BF3 वाला, ठीक है, तो BF3 वाला स्ट्रक्चर जो है वो मैंने ये बनाया है आपके लिए।
तो इसमें कौन से एक्सिस से कौन सी जगह से आप एक्सिस पास करेंगे तो वो आपकी सिमेट्री मेंटेन रखेगी बोरोमाइड के अंदर से। ये बोरोमाइड कंसीडर कर लें, ये फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। तो अगर हम यहाँ से इसको पास करें आपको इस वाले को, तो मैं अब पास करके दिखा देती हूँ। अब ये पास हो जाए, ये फट ना जाए, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं पास करूँगी, ये देखें, तो यहाँ पे अगर मैं रोटेशन करवाऊँगी इस यहाँ से पास करने के बाद, तो आपकी सिमेट्री सेम वही की वही रहेगी। कैसे, ये देखें, ठीक है। क्या होगा, फ्लोरीन जो है F1 F2 की प्लेस पे चला जाएगा, F2 F3 की प्लेस पे चला जाएगा, F3 F1 की प्लेस पे चला जाएगा। लेकिन अब जब आप घुमाएंगे, यहाँ पे आपका नंबर 3 है, क्योंकि नंबर ऑफ़ एटम्स जो आपके घूम रहे हैं बोरोमाइड के अंदर से ये गुजर रहा है, तो सराउंडिंग पे जो नंबर ऑफ़ एटम्स आपके घूम रहे हैं वो 3 है, ठीक है। 3 एटम है आपके, तो जितने एटम घूमते हैं वो n का नंबर होता है। तो अगर हमें 3 पता है, 360 थीटा का एंगल, तो 3 इसके नीचे आएगा, 120 पे जब हम घुमाते हैं इसके एंगल तकरीबन 120 का ही एंगल होता है। तो उसका यही मतलब होता है जब ये हम जो घुमा रहे हैं इसको, तो वो दोबारा आपकी सिमेट्री जो है आपकी मेंटेन रहती है। सिमेट्री कौन सी, ये वाला स्ट्रक्चर आपका मेंटेन रहता है। मैं इसको घुमाऊंगी 120 के एंगल पे, ये देखें दोबारा सिमेट्री वही है, फिर घुमा लेते हैं, सिमेट्री वही है दोबारा, ठीक है। तो 120 के एंगल पे जब आप घुमाते हैं तो आपकी सिमेट्री यहाँ से वही की वही रहती है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। आप देख सकते हैं, इसको मैं इधर ऐसे घुमा के दिखा देती हूँ, ऐसे जी, सेम सिमेट्री, फिर ये सेम सिमेट्री, सेम सिमेट्री। तो ये वाला जो एक्सिस है वो आपका क्या होगा, सिमेट्री एलिमेंट होगा। ये वाला एक्सिस भी सिमेट्री एलिमेंट होगा। और अगर मैं यहाँ से एक्सिस पास करवाऊँ, यहाँ से पास करवाऊँ, तो फिर भी घुमाने के बाद, यहाँ से पास करवाने का क्या मतलब है, यहाँ से एक्सिस पास करवाऊँ, यहाँ से अगर मैं पास करवाऊँ तो क्या होगा, तब भी आपकी सिमेट्री मेंटेन रहेगी। यहाँ से पास करवाने का मतलब है यहाँ से घुमा देती हूँ मैं, ये देखें दोबारा वही सिमेट्री है, फिर घुमा दूंगी, आपकी आइडेंटिटी मेंटेन हो जाएगी। तो यहाँ से ऊपर से जब घुमाना है तो मैंने आपको बताया जिस यहाँ से आप एक्सिस पास करवाते हैं वो एटम हम काउंट नहीं करते। तो यहाँ जो बोरोमाइड है और जो ये फ्लोराइड है, इन दोनों में से एक्सिस गुजर रहा है, तो ये दोनों काउंट नहीं होंगे, सिर्फ जो घूम रहे हैं वो काउंट होंगे। ये वाला फ्लोरीन और ये वाला फ्लोरीन काउंट होगा। तो इसमें पहले तो जो सिमेट्री एलिमेंट था यहाँ पे वो C3 था, क्योंकि जब हम यहाँ से घुमा रहे थे, यहाँ से पकड़ के घुमा रहे थे, 3 एटम घूम रहे थे, 1 2 3, तो इसमें C3 भी है। और जब हम यहाँ से घुमा रहे हैं तो इसमें 2 एटम घूम रहे हैं, ये देखिए यहाँ से जब हम पकड़ के घुमा रहे हैं तो 2 एटम घूम रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला फ्लोरीन घूम रहा है। तो इसमें C2 भी है। तो नंबर ऑफ़ एटम्स पे डिपेंड करता है कि कितना नंबर होगा। C3 भी है जब तीनों एटम घूम रहे थे, और जब यहाँ से घुमाएंगे ये दोनों एटम घूम रहे हैं तो C2 भी है। तो जब इस तरह की कंडीशन हो तो आपने उसमें से जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा, प्रिंसिपल होता है मेन एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सब्सिडरी एक्सिस है। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो वाला होगा जो एक्सिस अप्लाई करने के बाद ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम्स घूमेंगे। तो ये वाला जब आप एक्सिस अप्लाई करते हैं तो 3 नंबर ऑफ़ एटम्स घूमते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस आपका C3 होगा, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं C4 किस तरह से एक्ट करेगा। तो C4 जो है उसको ले लें, जैसे मैंने बोरोमाइड के अंदर से गुजारा था, यहाँ पे मैं इसको फास्फोरस के अंदर से अगर गुजारूँ, ये वाला अगर स्ट्रक्चर देखूँ तो वो इस तरह से होगा। तो अगर मैं यहाँ से दरमियान से पास करके आपको घुमा के दिखाऊँ, अच्छा जी, तो ये देखें अब ये स्ट्रक्चर इस तरह से है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे C4 है, नंबर ऑफ़ एटम्स जो यहाँ पे घूमेंगे वो 4 हैं। तो हम 360 को अगर 4 पे डिवाइड करें तो आई थिंक इसमें कितना एंगल बनेगा, hmm, 90 का, आई थिंक 90 का एंगल बनेगा। तो अब यहाँ से हम घुमा के देख लेते हैं कि इसमें सिमेट्री जो है वो सेम रहती है कि नहीं। सेम है, घुमाने के बाद कोई चेंज नहीं आया, फिर घुमा के देख लेते हैं, फिर सेम, फिर घुमा के देख लेते हैं, सेम, ठीक है। सेम का मतलब ये देखें, ये सेम है, इस तरह से है,
तो जितनी बार आप घुमाएंगे इसमें सिमेट्री जो है मेंटेन रह रही है। तो ये वाला एक्सिस, इसमें भी जो एक्सिस है वो सिमेट्री एलिमेंट है और इसकी सराउंडिंग में 4 एटम्स घूम रहे हैं, तो ये C4 होगा। ठीक है, तो ये C4 है। और इसमें भी एक सब्सिडरी एक्सिस और है, वो है आप अगर यहाँ से पास करवाएं, यहाँ से, तो 2 एटम घूमेंगे। ठीक है, ये वाले जहाँ से आप पास करवाते हैं एक्सिस वो नहीं घूमता, ना फास्फोरस ना फ्लोरीन या ना फ्लोरीन, तो इसमें भी सब्सिडरी एक्सिस है। तो जब आप यहाँ से घुमाएंगे, ये वाला एक्सिस से घुमाएंगे, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला फ्लोरीन नीचे चला जाएगा। तो इसमें भी C2 है, सब्सिडरी एक्सिस इसमें भी C2 प्रेजेंट है। ओके, तो इसमें C4 और C2 है प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें भी 4 वाला होगा, ज़्यादा नंबर वाला आप इसमें काउंट करेंगे। तो इसमें एक और क्राइटेरिया है जो मैं बाद में आपको बताऊंगी, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। C2 का भी एक क्राइटेरिया है। C2 का नंबर जो है हमेशा कितने C2 होंगे आपके, अगर आपको एक भी C2 नज़र आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका नंबर हमेशा या तो कोई C2 नहीं होता। C2 का जो क्राइटेरिया वो ये है, या तो 0 C2 होता है या तो कोई C2 होता ही नहीं है। और अगर आपको एक भी C2 नज़र आ जाता है तो इसका मतलब है जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस का नंबर है, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस 4 है, उतने C2 होंगे आपके, 4 C2। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस आपका 3 है, तो कितने C2 होंगे आपके यहाँ पे NC2 फार्मूला होता है, या तो 0 C2 होगा या NC2 होगा। n यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस का नंबर है कि वहाँ पे 2 एक्सिस अगर आपके हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस का नंबर क्या है, तो यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस का नंबर क्या है 3, तो यहाँ 3 C2 होंगे। 3 कैसे होंगे, ये देखिए, यहाँ से घुमाएंगे तो तब भी 2 एटम घूमेंगे और आपकी सिमेट्री सेम रहेगी। यहाँ से घुमाएंगे, ये C2 की मैं बात कर रही हूँ जहाँ पे 2 एटम्स घूमते हैं आपके, यहाँ से घुमाएंगे, ये एटम इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, सिमेट्री मेंटेन रहेगी। 2 C2 हो गए। यहाँ से घुमा के देख लें, यहाँ से घुमाएंगे, ये F1 इधर चला जाएगा, F2 इधर आ जाएगा, यहाँ पे भी आपकी सिमेट्री मेंटेन रहेगी। तो यहाँ पे बच्चों 3 C2 हैं। तो ये C2 का फार्मूला होता है, या तो 0 C2 होगा या NC2 होगा, और N प्रिंसिपल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ प्रिंसिपल नंबर 3 है तो यहाँ 3 C2 होंगे। अगर यहाँ प्रिंसिपल नंबर 4 है तो यहाँ 4 C2 होंगे। और C2 हमेशा अगर आपको या तो होता है या तो बिल्कुल नहीं होता, या फिर NC2 के बराबर होता है। तो अगर आपको एक भी नज़र आ गया, बाकी आपको नज़र नहीं भी आ रहे, चलो यहाँ तो हमें तीनों नज़र आ गए, तो आपने इसको लिख देना है कि ये 4 C2 है। ओके, C2 का भी क्राइटेरिया है। तो अब यहाँ पे एक और कर लेते हैं। इमेजिन ये वाला जो है, ये इसको हम यहाँ से पास करवाएंगे एक्सिस को, तो इसके सराउंडिंग में 5 एटम घूमेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये C5 होगा। और अगर ये वाला एक्सिस जो है हम यहाँ से पास करवाएंगे बेंजीन में, तो इसके सराउंडिंग में 6 एटम घूमेंगे, ये C6 होगा। अब कहेंगे मैम इधर C2 वगैरह नहीं है, तो बच्चों यहाँ पर भी C2 है। ये देखें, C2 होता है बिल्कुल उल्ट जाना, C2 हमेशा 180 का एंगल होता है। तो अगर हम यहाँ से एक्सिस पास करवाएंगे तो ये वाला पोर्शन इधर चला जाएगा, ये वाला पोर्शन इधर चला जाएगा, सारे का सारा, ये तीनों के तीनों एटम इधर, ये तीनों के तीनों एटम इधर, तो C2 है इसमें। तो अब यहाँ पे अगर आप क्राइटेरिया लिखें तो यहाँ NC2 हैं, NC2 प्रिंसिपल नंबर क्या है 6, तो 6 यहाँ पे C2 होंगे। C2 होता है ये वाला आइटम तो नहीं घूमेंगे, लेकिन पूरा पोर्शन जो है उल्ट जाना उसको C2 बोलते हैं। इसका ये भी क्राइटेरिया होता है, सिर्फ नंबर ऑफ़ एटम्स आप नहीं देखते, यहाँ पे आप रिंग में आप इस पूरे पोर्शन को काउंट करेंगे, रिंग में आप इस पूरे पोर्शन को काउंट करेंगे, ये सारे का सारा उल्ट के इधर चला जाएगा, ये सारे का सारा उल्ट के इधर चला जाएगा। जैसे यहाँ पे आप एक्सिस पास करवाते थे तो ये फ्लोरीन इधर चला जाता था, ये फ्लोरीन इधर चला जाता था, ठीक है, तो ये C2 था आपका। तो यहाँ से पास करवाते थे, ये फ्लोरीन इधर, ये फ्लोरीन इधर। C2 में हमेशा 180 का एंगल होता है, और 180 का एंगल अगर आप यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, ये सारा पोर्शन ऊपर और नीचे वाला ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो यहाँ कितने C2 पास कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 C2 यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो 6 C2 अगर हम 6 पोर्शंस के ऊपर से एक्सिस गुजारें तो वो उसका दोनों साइडें जो हैं वो उल्ट देगा 180 के एंगल पे। तो ये हमने देख लिए कि ये प्रिंसिपल एक्सिस और सब्सिडरी एक्सिस किस तरह से काम करते हैं और C2 का क्राइटेरिया क्या है। अब हम आगे से दूसरा सिमेट्री एलिमेंट देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। तो ये वही है जो मैंने अभी डिस्कस किया कि C2 का क्राइटेरिया क्या है, या 0 C2 होगा या NC2 होगा। और एक और बात, आपका प्रिंसिपल एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर टू सब्सिडरी एक्सिस। उसका क्या मतलब है, आपका प्रिंसिपल एक्सिस कौन था यहाँ पे,
ये वाला यही था ना, इसके सराउंडिंग में 3 एटम फ्लोरीन के घूमते थे, 1 2 3। और आपका सब्सिडियरी एक्सिस C2 कौन से था, ये वाला। यहाँ पिन कहाँ गई है, ये एक्सिस और ये एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर हैं, तो हमेशा आपका प्रिंसिपल एक्सिस सब्सिडियरी एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। ये वाला C2 लगा लें, ये वाला लगा लें, ये वाला लगा लें, यहाँ पे भी आपका ये परपेंडिकुलर है। ये वाला इस फ्लोरीन से गुजार लें, ये भी आपका परपेंडिकुलर है। तो हमेशा जो आपका सब्सिडियरी एक्सिस है, सब्सिडियरी एक्सिस यहाँ पे सब्सिडियरी एक्सिस ज़्यादातर C2 ही आ रहा है, वो उसका मतलब होता है कि उस प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा कोई एक्सिस, ठीक है, तो वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। प्रिंसिपल एक्सिस ये वाला है जिसमें सराउंडिंग में 3 एटम्स घूम रहे हैं, C3BF3 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब मैंने बोला या तो C2 होता है या बिल्कुल नहीं होता। अब ये भी C3 है, क्योंकि अगर हम नाइट्रोजन के यहाँ से एक्सिस पास करवाएं तो ये जो तीनों होते हैं ये घूमने के बाद सिमेट्री सेम रहती है। किस तरह, ये आगे एटम होता है, ये पीछे होता है हाइड्रोजन, और ये साइड पे होता है। तो घूमने के बाद ऊपर से आप और नाइट्रोजन के ऊपर से आपने गुजारा है और उसको घुमा रहे हैं, तो सिमेट्री चेंज नहीं होगी, वो उसका ये वाला हिसाब हो जाएगा, ठीक है। एक आइटम पीछे भी लगा लें तो ऊपर से अगर घुमाते जाए तो आपको सिमेट्री सेम ही नज़र आएगी। लेकिन बच्चों यहाँ से C2 पास नहीं कर सकता। अगर आप इसको यहाँ से घुमाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो आगे पीछे होने की वजह से सेम नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से घुमाएंगे तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर आ जाएगा जो कि सिमेट्रिकल नहीं है, तो इसमें कोई C2 नहीं है। यहाँ तो C2 होता है या बिल्कुल नहीं होता, ये C3 तो है लेकिन इसमें कोई C2 नहीं है, क्योंकि C2 एक्सिस जो है अगर आप 2 एटम वाली रोटेशन देखें तो उसमें सिमेट्री मेंटेन नहीं रह रही। ओके, चलो अब हम बच्चों डिस्कस कर लेते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है ये मैं फास्ट आपको करवा रही हूँ। आई होप आपको ये समझ आए, और आई थिंक आपको ज़रूर समझ आएगी। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं कि कोई भी प्लेन हम पास करें, प्लेन मैं यहाँ पे आपको इमेजिन करना बता देती हूँ। इस तरह से प्लेन होता है, ऐसे करके कोई चीज़ आए, ऐसे करके आए, ऐसे करके आए, ठीक है। तो प्लेन जो है वो आपने कोई भी प्लेन इस तरह से लेना है जो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल हो वो प्लेन, तो उसको सिग्मा V बोलेंगे। सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री को। और अगर वो परपेंडिकुलर हो आपका तो उसको सिग्मा H से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्या, प्लेन परपेंडिकुलर हो किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। सब्सिडियरी एक्सिस नहीं लेना, प्रिंसिपल एक्सिस लेना है, ठीक है। और इसमें भी C2 की तरह जितने आपके प्रिंसिपल एक्सिस का नंबर होगा उतने ही आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होंगे। कौन से वाले, सिग्मा V वाले। सिग्मा H वाले की बात नहीं कर रही। जिस तरह C2 का क्राइटेरिया था ना, जो प्रिंसिपल एक्सिस का नंबर होता था उतने ही C2 होते थे, इसी तरह जितना आपका प्रिंसिपल एक्सिस का नंबर होगा उतने ही आपके सिग्मा V होंगे, उतने ही प्लेन आपके एक्सिस के पैरेलल गुजरेंगे, ठीक है। अगर 2 है तो 2 प्लेन एक्सिस के पैरेलल गुजरेंगे, अगर 3 है तो 3 प्लेन पैरेलल गुजरेंगे, यहाँ बिल्कुल नहीं गुजरेंगे, यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस नंबर के बराबर गुजरेंगे, सेम C2 की तरह। तो ये जो ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर मतलब प्रिंसिपल एक्सिस ये है तो प्लेन आपका इस तरह से गुजर रहा है, इस तरह से परपेंडिकुलर गुजर रहा है। और पैरेलल का मतलब ये है, प्रिंसिपल एक्सिस ये है तो प्लेन भी ऐसे ही गुजर रहा है, पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल। परपेंडिकुलर ये होता है, पैरेलल ये होता है। और ये सिग्मा D है, ये C2 अगर आपके एक्सिस गुजर रहे हैं तो उसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर देता है, 2 हिस्से तोड़ देता है, बाइसेक्ट कर देता है। तो इस तरह का अगर कोई प्लेन आए जो C2 के टुकड़े कर दे, 2 हिस्से कर दे, बाइसेक्ट कर दे, तो उसको सिग्मा D बोलेंगे उस प्लेन को। तो ये हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पैरेलल प्लेन का देखेंगे। तो हम जो है वाटर का देखेंगे कि वाटर में कौन कौन से प्लेन हैं, सिग्मा H कितने हैं, सिग्मा V कितने हैं, और आपके सिग्मा D अगर कोई है या नहीं। सिग्मा D बहुत कम होता है, रेयर केसेस में होता है, ठीक है। तो जी बच्चों, एक तो प्लेन आपका ऐसे गुजर रहा है, ऐसे, ठीक है। प्लेन की पहले क्राइटेरिया आपको पता है, प्लेन इस तरह से होने चाहिए कि रिफ्लेक्शन हो, दोनों साइडों पे आपको सेम जो है वो नज़र आना चाहिए। तो अगर हम ऐसे प्लेन गुजारें तो ये आपका सेम है। तो प्रिंसिपल एक्सिस कैसे था वाटर में, इस तरह नहीं था, इस तरह हम रोटेट करवाते थे एटम, हाइड्रोजन एटम से हमने ये गुजारा हुआ था प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस था आपका। तो अगर आप यहाँ से प्लेन गुजार देते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम को 2 टुकड़ों में काटता जा रहा है, ये तो ये दोनों पैरेलल हैं, ये देखिए यहाँ पैरेलल हैं, ये बिल्कुल पैरेलल प्लेन है। तो इसको अगर मैं यहाँ से इमेजिन करना बताऊँ तो ये पैरेलल हैं, ठीक है, बोथ आर पैरेलल।
तो आप ऑक्सीजन के अंदर से गुजार रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस को, और प्लेन भी ऑक्सीजन के अंदर से गुजार रहे हैं। ऑक्सीजन को दो हिस्सों में काटता जा रहा है, आधा ऑक्सीजन इधर आधा ऑक्सीजन इधर, तो दोनों प्लेन और एक्सिस पैरेलल हैं, तो ये सिग्मा वी होगा आपका। ठीक है, अब यहाँ से अगर पास करें कोई इस तरह से ऊपर से पास करता आ रहा है, ऊपर से पास करने का मतलब ये है क्योंकि इधर से इसके ऊपर से ऐसे पास करता आ रहा है, तो ऊपर से पास करने का मतलब इसको बिल्कुल एप्पल की तरह ले लें, इस ऑक्सीजन एटम को हाइड्रोजन एटम की बॉल और एप्पल की तरह ले लें, कोई यहाँ पे बॉल ले लें। तो जब कोई प्लेन ऊपर से आएगा, इस तरह से करके कोई प्लेन आएगा, तो आधा आधा हर चीज़ को काटता हुआ नीचे चला जाएगा। कैसे आधा आधा कटेगा, ये आधा बांड इस साइड पे रह जाएगा, पीछे रह जाएगा, आधा बांड आगे रह जाएगा। आधा हाइड्रोजन अगर बाल में इमेजिन कर रहे हैं तो आधा हाइड्रोजन आगे रह जाएगा, आधा पीछे रह जाएगा, आधा ऑक्सीजन पीछे रह जाएगा कटिंग के बाद, क्योंकि ये दरमियान से कट करता हुआ ऊपर से प्लेन आपका आ रहा है, ऊपर से प्लेन कट करता हर चीज़ को आधा आधा करता नीचे आ जाएगा। ऑक्सीजन को आधा कर देगा, बांड को आधा कर देगा, हाइड्रोजन आधा पीछे रह जाएगा, आधा आगे रह जाएगा, सारी चीज़ों को आधा आधा कट करता ये आ रहा है। तो आपका प्रिंसिपल एक्सिस भी तो ऐसे ही था, ये भी पहले पैरेलल हैं दोनों हैं। तो अगर आप इस तरह से प्लेन को लेके आए तो तब भी पैरेलल है। तो अगर आप ऊपर से लेके आए तब भी पैरेलल है। ठीक है, तो इस दोनों प्लेन जो इसमें से वाटर में से पास कर रहे हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। प्रिंसिपल एक्सिस इधर का इधर है, इधर से ले जाएं फिर भी पैरेलल है, पीछे से ले जाएं फिर भी पैरेलल है। ठीक है, अगर मैं इधर आपको इमेजिन करना बताऊं तो प्रिंसिपल एक्सिस इसको ले लें, अगर ये इसको ऊपर से ऐसे कट करता आ रहा है, ठीक है, नहीं ऐसे, ये ऐसे था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अंदर से गुजरा था, तो यहाँ पर भी ये पैरेलल है। और अगर ये बिल्कुल ऐसे ऊपर से कट करता आ रहा है, अब यहाँ से मैं बता नहीं ना सकती इसको, ये ऊपर से कट करता आ रहा है, तो ये भी पैरेलल है। आधा हाइड्रोजन ऑक्सीजन हर चीज़ काटता काटता ये इस तरह से आपका प्रिंसिपल एक्सिस लगा हुआ है। ये मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे लगा हुआ है, ऊपर से ये भी हर चीज़ को आधा आधा काटता काटता नीचे आ गया प्लेन, तो ये पैरेलल है। तो वाटर में दोनों प्लेन्स जो हैं, चाहे इस तरह से वो आए या चाहे इस तरह से आए, वो इस वाले एक्सिस के पैरेलल ही हैं। परपेंडिकुलर तब होते जब प्लेन इस तरह से, प्रिंसिपल एक्सिस इस तरह से होता, प्लेन इस तरह से गुजर रहा होता, तो तब परपेंडिकुलर होता। इस तरह से और इस तरह से जो भी प्लेन है वो इस वाले एक्सिस के पैरेलल हैं। अगर इस तरह से आता तो इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी हम देख लेंगे किस केस में। तो इसमें 2 सिग्मा वी हैं, देखें इसका नंबर भी C2 था, इसका नंबर C2 था, और प्रिंसिपल एक्सिस का नंबर क्या है 2। तो हमने देखे 2 प्लेन इसमें से गुजर रहे हैं, तो सिग्मा वी भी कितने हैं, 2 ही हैं। ठीक है, तो जितना आपका प्रिंसिपल एक्सिस का नंबर होगा उतने ही सिग्मा वी होंगे। अब ये वाला देख लेते हैं इसमें से कितने प्लेन आपके पास करेंगे। तो एक तो प्लेन इसमें से पास करेगा ऐसे, ठीक है, प्लेन पास करेंगे, इधर भी फ्लोरीन है इधर भी फ्लोरीन है, मिरर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये प्लेन सिमेट्री एलिमेंट है। ठीक है, आपका यहाँ पे जो था प्रिंसिपल एक्सिस वैसे था पैरेलल, इधर से काटें, इधर भी फ्लोरीन एटम सेम है, इधर भी फ्लोरीन एटम वैसे ही सेम नज़र आ रहा है, रिफ्लेक्शन है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस क्या है पैरेलल। यहाँ से काट लें, यहाँ से काटें, प्लेन यहाँ से अगर आएगा तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन है, यहाँ पे भी सेम बी एफ, आधा बी इधर बॉन्ड एफ, आधा बी इधर बॉन्ड एफ, सेम है, यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन हो रही है, तो यहाँ पे भी प्रिंसिपल एक्सिस इस प्लेन पे भी देखें पैरेलल है, इस प्लेन पे भी पैरेलल है, इस प्लेन पे भी पैरेलल है, और रिफ्लेक्शन भी इन तीनों प्लेन्स पे हो रही है। तो यहाँ पे नंबर जो प्रिंसिपल एक्सिस का नंबर था वो क्या था BF3 का, 3 एटम्स रोटेट कर रहे थे, तो सिग्मा वी भी कितने हैं हमने देख लिए। सिग्मा वी जो पैरेलल प्लेन होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, वो भी 3 है। अब यहाँ पे एक प्लेन परपेंडिकुलर भी है, अब आपको इमेजिन हो जाएगा परपेंडिकुलर क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो ये था आपका, चलें जी, ये था ना आपका प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस वो होता है जो बड़ा एक्सिस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस ये है। तो अगर कोई ऊपर से काटता हुआ आ रहा है, ये था, इसके ऊपर आप इसको इस तरह से रोटेट करवाते तो आपकी सिमेट्री सेम रहती थी। इस इधर से आप रोटेट करवाते थे ऐसे, सेम।
तो इसमें अगर कोई प्लेन इस तरह से आ जाए जो सारे तीनों के तीनों एटम्स और बॉन्ड को आधा आधा काटता हुआ यहाँ से गुजर जाए, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। इसमें एक सिग्मा एच है। इसको अगर मैं ऐसे करके दिखाऊं, अगर मैं रोटेशन जो है बोरोन के अंदर से रोटेशन करवा रही हूँ इस तरह से, तो कोई प्लेन इस तरह से हर चीज़ को आधा आधा काटता हुआ निकल जाए तो मिरर रिफ्लेक्शन है। मिरर रिफ्लेक्शन का मतलब ये कि जो आधी चीज़ें इधर हैं वही पीछे हैं। इसने जिस तरह से कट किया है, प्लेन हमेशा वो पास करवाना है जो कि मिरर रिफ्लेक्शन शो कर रहा हो। इधर आधा फ्लोरीन पीछे है, आधा आगे है, रिफ्लेक्शन हो रही है। आधा बांड पीछे है, आधा आगे है, कटिंग के बाद रिफ्लेक्शन हो रही है। आधा बोरोन पीछे है, आधा आगे है। ठीक है, ये भी आधा बांड आगे है, एक आधा पीछे है। ये भी आधा बांड आगे, आधा पीछे। फ्लोरीन आधा पीछे, आधा आगे, आधा पीछे फ्लोरीन, आधा आगे। तो ये जब ऊपर से ये क्या हो गया, ये इसका सत्यानाश हो गया। चलिए इस तरह, इस तरह। तो जब ये ऊपर से नीचे तक काटता हुआ आएगा तो ये प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ था, बोरोन के अंदर से हमने गुजारा हुआ था, तो उसके ये क्या है, यहाँ से हमने गुजारा था, यहाँ से हम रोटेट करवा रहे थे, और ये जब ऊपर से काटता हुआ आएगा तो ये क्या है, परपेंडिकुलर। इस तरह के आप जो प्लेन्स होते हैं उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। इस तरह के जो प्लेन होंगे वो पैरेलल होंगे। ठीक है, ये जो तीनों प्लेन्स थे, ये जो तीनों प्लेन्स थे ये पैरेलल थे। तो अब हमने पास करवाया है, जो ऊपर से आ रहा है आपका, जो हर चीज़ को आधा आधा काटता जा रहा है, वो परपेंडिकुलर है। तो सिग्मा एच का भी रूल है, यहाँ तो सिग्मा एच बिल्कुल नहीं होता, यहाँ एक होता है। जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन है वो एक ही मुश्किल से गुजरता है, ज़्यादा नहीं गुजरते। ठीक है, तो आपने देख लिया सिग्मा वी क्या होता है बच्चों, आपने देख लिया सिग्मा एच क्या होता है। सिग्मा वी का वही रूल है जो C2 का है, सब्सिडरी एक्सिस का है। जितने आपके प्रिंसिपल एक्सिस का नंबर होगा उतने ही सिग्मा वी होंगे और उतने ही आपके C2 होंगे, अगर है, वरना C2 होगा ही नहीं। होगा तो उतना ही होगा जितना प्रिंसिपल एक्सिस का नंबर है। 3 C2 होंगे, तो BF3 में 3 C2 ही होते हैं। ठीक है, एक्सिस जो हैं आप जो पास करवाते हैं, फॉर एग्जांपल C2 अगर मैं इस यहाँ पे आपको इमेजिन करके दिखाऊं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने अगर ये वाला इमेजिन किया C2, ये वाला इधर से आपका एक्सिस गुजर रहा है, ये दोनों रोटेट कर रहे हैं। ये देखें सिमेट्री सेम है रोटेशन के बाद। तो अगर मैं आपको ये वाली इधर यहाँ पर रोटेशन करके दिखाऊँ तो देखें सेम है, ये भी C2 एक्सिस हो गया। देखिए यहाँ से हम पास करवा रहे हैं तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ये वाला एटम पास करेंगे। अब इसको अगर रोटेट करवा के दिखाऊं, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस पास करें C2 वाला, क्योंकि 2 एटम रोटेट करें इसलिए C2 बोलते हैं। तो सेम है सिमेट्री हमेशा ये वाली रहेगी, ये वाली ही सिमेट्री रहेगी, तो इसको आप C2 बोलते हैं। और ये 3 C2 है, यहाँ से भी पास करवाएं तो सिमेट्री सेम है। मैंने यहाँ से भी रोटेट करके दिखाया, यहाँ से कराएं फिर भी C2 है, यहाँ से कराएं फिर भी C2 ही है, सेम सिमेट्री रहेगी और 2 एटम घूमेंगे। तो जो रूल C2 का है, प्रिंसिपल एक्सिस के नंबर होंगे साथ, वही सिग्मा वी का और सिग्मा एच का रूल है। यहाँ होगा तो एक होगा, नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। अब आपका एक मिरर प्लेन रह गया है आपका, वो है सिग्मा डी, कि जो आप C2 पास करें उसको 2 एंगल्स में कन्वर्ट कर दें। अगर आपका इस तरह से स्ट्रक्चर है, 2 एक्स ऊपर लगे हुए हैं, 2 एक्स नीचे लगे हुए हैं, तो आप अगर इसमें से C2 पास करें तो C2 यहाँ पे कौन से होंगे, ये वाला एक्सिस होगा। यहाँ तो यहाँ पे रोटेशन करवाएंगे, ये एक्स ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। एक तो C2 यहाँ पे है, एक C2 यहाँ पे है। C2 का होता है 2 एटम रोटेट करें, तो यहाँ से अगर एक्सिस पास करवाएंगे, ये एक्स इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, और इसके बाद जो है आपकी सिमेट्री मेंटेन रहेगी। ठीक है, सिमेट्री पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्ट्रक्चर वही का रहेगा। अब बच्चों यहाँ से कोई प्लेन ऐसा पास करना है जो इस C2 के 2 टुकड़े कर दे। 2 टुकड़े कर रहा है बच्चों, आधा C2 ऊपर रह गया, आधा C2 नीचे रह गया। तो ये जो आपका आएगा ये वाला प्लेन, यहाँ पे इमेजिन कर लें या यहाँ पे कर लें, ये C2 मैंने इसको बोला हुआ है, तो ये जो आपका आएगा इसको हम बोलेंगे सिग्मा डी। और यहाँ पे अगर इस तरह से आप इसको लेके आएंगे, फिर भी आधा इस तरह से लेके आएंगे, फिर भी आधा ऊपर रह जाएगा, आधा नीचे रह जाएगा, आधा ऊपर आधा नीचे। ठीक है, तो अगर यहाँ से काटेंगे फिर भी C2 का जो एक्सिस था आधा नीचे रह गया, 2 हिस्सों में कन्वर्ट करना है, और आधा ऊपर रह गया। और अगर ऐसे काटेंगे तो फिर भी आधा इधर रह गया, आधा उधर रह गया। तो C2 को अगर ये वाला प्लेन जो है ये भी सिग्मा डी है, जो C2 को 2 हिस्सों में काट रहा है, और ये वाला जो प्लेन है ये भी सिग्मा डी है, जो इस वाले एक्सिस को 2 हिस्सों में काट रहा है। चाहे ये C2 ले लें, चाहे ये ले लें। ये देखिए इसमें भी ये C2 अगर ये वाला कंसीडर करें, आधा ऊपर रह गया, आधा नीचे रह गया,
और अगर ऐसे कंसीडर करें फिर भी आधा C2 इधर रह गया, आधा इधर रह गया, 2 हिस्सों में कन्वर्ट हो गया। और अगर इस वाले C2 को कंसीडर करें, इसमें भी इसी प्लेन के ऊपर आधा C2 इधर रह गया, आधा इधर रह गया। और अगर इसी को कंसीडर करें तो इस वाले प्लेन पे भी आधा इधर, आधा इधर, ठीक है। इसको कंसीडर करें या इसको कंसीडर करें, ये जो प्लेन है, ये 2 प्लेन हैं जो इसको बाइसेक्ट ही कर रहे हैं C2 को। तो इस तरह के प्लेन्स को हम बोलते हैं सिग्मा D, ठीक है। तो ये हो गया आपके आज का लेक्चर। तो एक चीज़ और बता देती हूँ, अगर फॉर एग्जांपल आपका स्ट्रक्चर जो है वो ये वाला है, जीनियम 5, 6, ठीक है, इस तरह से कोई स्ट्रक्चर है आपका, तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर आपने इमेजिन करना है। तो एक्सिस अगर हम पास करेंगे ऊपर से लेके नीचे तक, तो वो किस किस में से पास करके जाएगा, यहाँ से कोई एक्सिस पास करेंगे तो कहाँ कहाँ से पास करके जाएगा, वो इस तरह से पास करेगा। ऊपर से आप पास करते जा रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं होगा, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, ठीक है। एक फ्लोराइड, 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 यहाँ भी फ्लोराइड, यहाँ भी फ्लोराइड, तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से होगा आपका। तो जब आप ऊपर से एक्सिस पास करेंगे तो जहाँ से आप एटम, जिस एटम में से प्रिंसिपल एक्सिस पास करता है वो एटम हम काउंट नहीं करते। तो जब हम यहाँ से कोई एक्सिस पास करेंगे इस तरह से, तो जो रोटेशन होगी, कितने एटम्स की रोटेशन हो रही है, इसको इस तरह से इमेजिन कर लें या ऐसे इमेजिन कर लें, और यहाँ से एक्सिस पास कर रहे हैं हम जीनियम के अंदर से, ठीक है, ऐसे करके एक्सिस पास कर रहे हैं, जीनियम, फ्लोराइड, बांड सब के अंदर से। तो 4 एटम रोटेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो नंबर होगा वो भी C4 होगा। और अब यहाँ पे मैंने आपको C इन्फिनिटी का भी बताया था कि एक C इन्फिनिटी भी होता है। C इन्फिनिटी बच्चों होता है, कोई भी अगर इस तरह से लीनियर स्ट्रक्चर होगा तो उसमें एन नंबर ऑफ रोटेशन जो कि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर देंगे वो अफिनिटी है। इसको कैसे भी रोटेट करें, किसी भी जगह से रोटेट करें, कितने भी एक्सिस से रोटेट करें, इसका स्ट्रक्चर ऐसे का ऐसा